जी इस सवाल को जरा पढ़ लेते हैं, इसके पल्ले कुछ है या नहीं। वेयर इज दैट स्टिक? नो स्टिक? ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी नहीं है, इसलिए तो मैंने ये भी करवाया और ये भी मैं लिख के दूंगा। एएल का होगा, इसीलिए मैंने उसको जांडा किया क्योंकि उस जैसा करवा दिया। सुनिए आप, केएल यूजेस मैंने बड़ा अहम काम अभी करवाना है, आगे 2 अहम काम पड़े, डिस्क्लोजर्स पढ़ाने अभी बाकी हैं। आप लोग पता नहीं सीरियस नहीं हो रहे, 20-25 मिनट रह गए सिर्फ, प्लीज आप कोई बोले ना। KL uses revision model for subsequent measurement of its PPE. 5 buildings were required in same vicinity. उसी तरह का सवाल है बिल्कुल, at a cost of 200 on यकम जनवरी 10। लाइफ इज 20 साल, रिवैल्यूएशन हुई है यकम जनवरी 16 को जाके, 5 साल बाद जंप लगाएंगे। क्योंकि उसने नोट मांगा है सिर्फ 16 के साल का, ठीक है। यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 16 तक जंप करके आ जाओगे, फिर यकम जनवरी 16 पे इसको रिवैल्यू करोगे, फिर 31 मार्च 16 पे कुछ बिक भी रही है, वही सेम काम करना है यार, जो मर्जी लिख लेना, वर्किंग है तुम्हारी, कोई ना डेट ही ना लिखना, तुम डेट ही ना लिखना बस, ठीक है। ऊपर लिखना कॉस्ट, उस पर डेट लिखी होगी ना, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर नीचे लिखना 31 दिसंबर अपने वाला, तो डेप्रिसिएशन के साथ कोई डेट ना लिखना, बुक वाली लिख लेना क्योंकि तुमने कंपेयर तो करना है ना। अच्छा, अगर वैसे जुबानी कंपेयर करो, जुबानी कर लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा सुने भाई, सुने अहम बात, रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। हाँ, इग्नोर टैक्सेशन वो मुझे हटा देना चाहिए था, आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है। रिवैल्यूएशन में एप्लीकेबल होगी, ये टैक्स एप्लीकेबल होगा जाके FAR 2 में। ये आपने रिवैल्यूएशन की वर्किंग सीखी है ना, एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस 3 कॉलम के आगे 2 कॉलम और ऐड हो जाते हैं फिर जाके FAR 2 में, उसमें फिर टैक्स भी आ जाता है। अच्छा खैर छोड़ें, अगर कंपैरेटिव का ना कहे तो क्या फिर भी बनाएंगे? हम पागल नहीं है, हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ, अच्छा आप लोग क्यों कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं? आप लोग मुझे शक पड़ने लग जाता है। अच्छा नहीं, हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है IAS 8 जिसके अंदर कंपैरेटिव ना भी मांगे तो हम बनाते हैं, उसी में जाकर समझाऊंगा क्यों और कैसे और क्या होता है। उसके अलावा IAS 8 के टॉपिक के अलावा किसी भी टॉपिक में तब तक कंपैरेटिव आपने नहीं देने जब तक वो एक्सप्रेसली लिख के ना बता दे, ठीक है। यहां पे खुद से नहीं कर लेना कि हम 16 का भी कंपैरेटिव बना देते हैं, 17 15 का भी कंपैरेटिव बनाएंगे, नहीं। उससे 16 कहा है तो 16, 15 नहीं कहा तो हम नहीं बनाएंगे। ओके सही है, ये सवाल हो जाएगा। ये सवाल अब वैसे आसान लग रहा होगा, वो ब्लैक मैंने हटा दिया ना इस वजह से, वो भी नहीं करना, उसके लिए देर है अभी। चलें जी। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि आप जो बना रहे हैं जी कोने पे हो जाओ ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। भाई सवाल कोई ऑनलाइन वालों कह रहे नींद आ रही, खड़ा हो जाओ। आप लोग वैसे मोटिवेट हो सकते हैं, घर पे नींद आ रही है, लेक्चर लेते खड़े होकर लेक्चर ले, घर वाले हाँ बच्चा पढ़ा, क्या रिफ्रेश कर दूं, क्या करूं मैं इधर खड़े होकर? पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने दो मुझे, रिफ्रेश कर दूं। अच्छा जी, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है। देखें आपको एक चीज दिखाता हूं, रिफ्रेश कर दूं। ये जी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। पैकेजेस हैं, सॉरी खैर नेस्ले भी साथ ही है। अब 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे FAR 2 वाले यहां से देखते हैं, चीजें बनाते हैं, हम भी वही बना रहे हैं, मैं बताना ही चाह रहा हूं, ठीक है। खैर अब ये डिस्क्लोजर्स हम पढ़ने लगे हैं, ये बेसिकली हमने पढ़ ली है, क्योंकि मेरी तरतीब यही होती है कि पहले मैं न्यूमेरिकली चीजों को करवा देता हूं, फिर थ्योरी भी लाता हूं, तो वो हमने किया होता है, याद नहीं करते हम, वो याद हो जाता है खुद बहुत, ठीक है। लेकिन ये जो हम नोट बना रहे थे, ये नोट बनाना IAS 16 ने रिक्वायर किया, क्या नोट बनाना नहीं, उसने IAS 16 ने कहा ये चीजें बताओ यूजर को, ये चीजें बताओ। अब अगर उनमें से आप कोई चीज नहीं बताएंगे तो ऑडिटर क्या कहेगा कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, इसमें इन्होंने जो है वो फलां डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं किया हो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये क्या चीज है, ये एक जरूरी चीज है। एक बात हो गई। दूसरी चीज आपको कहा था फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नजर आता है, यहां पे एक फिगर नजर आती है, ये 72864300000 इनके पास पीपीई पड़े हैं, ठीक है, पैकेजेस के पास, इनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अब कोई यूजर देखना चाहे इसकी डिटेल क्या है तो वो कहां जाएगा, नोट नंबर 18 में, ठीक है। अच्छा पैकेजेस वालों ने जरा काम किया हुआ था क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ना, चलो ये भी देखते हैं। चलो 18 या अल्लाह मिल जाए पीपीई का नोट देखने जा रहे हैं हम। 2 साल का बनाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है। ये IAS 1 की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल की ही बनती है, लेकिन आपके सवाल पर्चे के लिए नहीं, पर्चे के लिए मैंने कह दिया जब तक 2 साल का है ना हमने नहीं बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा आपको 2 साल की नजर आएंगी। 19 है, 7 18 कंपैरेटिव आ रहा है। अच्छा कौन सा नोट था 18? ये देखो, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये पीपीई का नोट है। बस फर्क ये है कि हमने कॉस्ट, एडिशन, डिस्पोजल, ये सारा कुछ इधर रखा हुआ था, और बिल्डिंग, लैंड वगैरह ये इधर रखा हुआ था। इनके एसेट्स जरा ज्यादा होंगे, शायद इधर आ नहीं रहे होंगे, जो भी था इन्होंने इस पर तीर को ऐसे कर दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये पीपीई का नोट है। मैं अगर इधर आऊं, ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुल जाती हैं, इन्होंने हमारे जैसा कुछ ना कुछ बनाया हुआ, ये देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड, फ्री होल्ड क्या होता है बताऊंगा जब मौका आएगा, तो जरूरत नहीं, वैसे बता दूंगा जरूरत पड़े तो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इक्विपमेंट, टोटल नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2000
30 333। अब ये नेस्ले आ गया असल में, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट ढूंढते हैं जाके। 30 333 याद है? 30 333 क्या तो नहीं बदतमीजो। ये देखो 30 333 16 नंबर नोट के अंदर इसकी डिटेल पड़ी हुई थी। तो जो हम कर रहे हैं वही करना है जिंदगी में आपने आगे जाकर। मैंने पहले ना आपको नोट बनाते हुए कहा था जो क्लोजिंग बुक वैल्यू नोट के ऊपर है वो बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर जाती है। साथ ये भी बताया था इसी के नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। तो अब सही जा रहे हो रास्ते पे, ठीक है। अब FAR 2 में जाके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी होती है तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो। हाँ, जो टॉपिक अभी नहीं पढ़े वो तो नहीं पढ़े, फाइनल में जाके पढ़ते हो, ठीक है ना। तो रुख सही होना भी जरूरी है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हर कोई ऐसा नोट बना रहा है, सारी चीजें बता रहा है, उसकी वजह ये है कि जिसके पास भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसने IAS 16 को अप्लाई करना है। अप्लाई करना है तो उसका मतलब क्या है, उसने जो जो कहा हुआ IAS 16 ने वो डिस्क्लोज करना है। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक दावा करते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट। मुख्तसरन ऑडिट में जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब ये दावे को ऑडिटर आगे चेक करता है। ऑडिटर क्या चेक कर रहा होता है? अमंग अदर थिंग्स वो ये भी चेक कर रहा होता है कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं क्या इन्होंने वो सारे दिए हुए हैं। अब उसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, आप खुद देख लो। पैकेजेस ने यूं तरतीब कर दी, नेस्ले ने जैसे हमने बनाया था वैसे किया हुआ। तो आप इतनी छोटी सी बात के ऊपर रो रहे थे जो आप पहले दिन रो रहे थे, नहीं सर पहले मैंने ट्रांसफर लिखना, मैंने डेफिनेट लिखना। मैंने कहा यार जो मर्जी तरतीब रख लो, कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड ने कहा ये चीजें बता दो। अब वो लिख के बताओ, अंग्रेजी के अंदर फिगर्स में बताओ, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉप पे बताओ, चाहे बॉटम पे बताओ, बस बता दो। कोई आपको ये ना कह सके कि बताया नहीं, आपको ये देख लो, ठीक है। बात समझ आई है? इसलिए जो फॉर्मेट है हमारा बस ठीक है, ऐसे ही हमें पसंद है। ओके चले, अब इसको छोड़ो बाद में पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं IAS 16 ने क्या क्या रिक्वायर किया, फिर वहां से जाके पढ़ लेते हैं। IAS 16 कहता है हर क्लास ऑफ, अब असल में माजरत आज वो सवाल नहीं है, लेकिन स्टार्ट के अंदर ये करवाता ना तो इस तरह से समझ नहीं आती। अब आज सवाल इत्तेफाक से वो है जिसमें डिफरेंट क्लासेस नहीं है, पर ज़हन में तो है ना। फैम वाला सवाल 3-4 एसेट से, कार्ली 3-4 एसेट से, कल वो शेरदिल वाला किया 2 एसेट से, ठीक है ना। अब इत्तेफाक से है ये एसेट। बहरहाल IAS 16 कहता है हर क्लास ऑफ एसेट के लिए बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर ये बातें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेशन जो है ये ओपनिंग डेट पे भी बताओ, क्लोजिंग डेट पे भी बताओ, ठीक है जी, कर लेंगे। फिर उसने कहा और ओपनिंग से क्लोजिंग का जो सफर है वो भी बताओ, ठीक है। यानी पूरा नोट बनाओ। हम नोट बेसिकली डिस्क्लोजर ही तो बना रहे थे भाई, IAS 16 ने रिक्वायर किया था। फिर मेजरमेंट बेसिस भी बताओ हर क्लास ऑफ एसेट की, डेसिमल मेथड भी बताओ, लाइफ या रेट भी बताओ, ठीक है। ये मेन नोट की बॉडी हो गई। ये पहले हम उसके अंदर सेक्शन में पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे क्या, पढ़ाते हैं। ये बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड ले लिए होते तो मैं आपको स्टैंडर्ड से इसको निशान भी लगवा देता। मैं ये सोच रहा हूं कि जो टॉपिक पूरा होता जाएगा उसके इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की जगह लिखकर एंड पे फिर दे दूंगा। आप लोगों को स्टैंडर्ड लेने नहीं है। यानी ये डिस्क्लोजर जो इस वक्त आपको दिए गए हैं हैंडआउट्स में या आपकी किताब में है, ये स्टैंडर्ड्स में भी एज इट इज मौजूद है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए उसमें तो ज्यादा चीजें हैं, ठीक है ना। वो ज्यादा चीजें लिखी सिलेबस के अंदर चीजें नहीं वो भी लिखी हुई। आईकेएम ने सिर्फ आपसे रेलेवेंट चीजें डाली हुई यहाँ पे, तो बहरहाल अपने हिसाब से वो चीजें हाईलाइट कर सकता है बंदा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, भाई इधर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल, ये बहुत खतरनाक लफ्ज होता है। शर्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है, मैं कहते जरूरी है, ठीक है। जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करें। व्हाट डिस्क्लोज करें फॉर ईच क्लास ऑफ पीपीई। करो डिस्क्लोज मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट एलिवेशन मॉडल है, डेप्शन मेथड्स, यूजफुल लाइफ डेप्शन रेट्स, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, फिर रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड शोइंग एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन कैन इंक्रीज डिक्रीज। बात समझ आई? तो ये यहां तक नोट मेन बॉडी। तो ये चीज ऐसी नहीं जो हमने ना की हुई हो, ठीक है। अच्छा अब सोना नहीं, उसके बाद जंप करके जरा मैं आगे आ गया हूं, ठीक है। इधर देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर फॉर एसेट्स स्टेटेड एट रीवैल्यूएशन मॉडल। बताओ इसको, इधर आओ, मुझे बताओ मैंने क्या कहा था। रीवैल्यूएशन के कितने सब नोट्स हैं, रीवैल्यूएशन के कितने 3 हैं। पहला नाम बताओ, इफेक्टिव डेट बताओ, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ। दूसरा बुक वैल्यू बताओ अगर रीवैल्यूएशन कभी ना होती। तीसरा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस बताओ। आओ ये क्या कहता है, अच्छा जी यही कहना है। When items of PPE are stated at revalued amounts, following must be disclosed। यानी कि अगर आपने रिवैल्यूएशन करवाई और रिवैल्यूअर का नाम न दिया तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपने पूरा नहीं किया। आम बात नहीं है, ये हम नाम लिख के कहते तो आसान सा काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, ठीक है जी। क्या बताओ जी, इफेक्टिव डेट हम कहते हैं लास्ट रिवैल्यूएशन वाला फॉर्म फलान डेट। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, हम नाम लिख कर कहते हैं जी फलान बंदा इंडिपेंडेंट था। फिर फॉर ईच क्लास ऑफ रिवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैड द एसेट बीन कैरिड इन कॉस्ट मॉडल हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, ये वाला। और लास्ट वन द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज फॉर पीरियड। अगले एंड इसको छोड़ो, फिलहाल छोड़ो, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड, ये क्या है जी, मूवमेंट, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ो, ओके हो गया, ये बना रहे हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो था हमारा मेन काम, तकरीबन हर सवाल में ये सब नोट्स तो बन रहे थे। इसके अलावा वाले मैंने आपको कहा था जरूरत के हिसाब से आते रहेंगे, जैसे हमने 2 अभी तक देखे हैं। एक सवाल में कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का बना था मूवमेंट, दूसरे सवाल के अंदर चेंज एस्टीमेट का बनना था, बनाया नहीं अभी हमने, वो मसरूफ हो गया, देख लेंगे, बना लेंगे, कोई मसला नहीं, बनाना तो है। यहां नहीं बनाएंगे तो आगे सेट का टॉपिक के अंदर तो उसको करना ही करना है, वो बचत कोई नहीं है उससे। अब ये तो हो गए रिवैल्यूएशन तक के, ये मेन बॉडी प्लस ये 3 मैंने कहा ये तो पक्के रख लो ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन भी जरूरी है और ये मेन बॉडी और रिवैल्यूएशन के अभी आप डिस्क्लोजर्स पढ़ के आ रहे हो, स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर हैं, एज इट इज स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, ये बातें बतानी है, ठीक हो गया। अब अगली बात, कुछ एडिशनल चीजें स्टैंडर्ड कहता है बता दो यूजर को, ठीक है। मसलन
आपका पीपीई है, इसमें से कोई आइटम आपने किसी बैंक में प्लेज करवाया हुआ है एज अ सिक्योरिटी किसी लोन के लिए, तो यूजर को लिख के बता दो। अब मुझे खुद सोच के बताओ, पहली बात तो ये बात कब लिख के बताओगे? नहीं, जब सवाल ने बताया होगा। आपको ख्वाब आना है कि प्लेज करवाया हुआ है, आपको मुझे लग रहा है नहीं करवाया होगा, मुझे लग रहा है करवाया होगा। भाई सादा बात है, जब सवाल ने, आप तो बहुत प्रैक्टिकल चलेगा ना, फिलहाल पर्चे में तो पास कराना है ना, तो पर्चे में अगर वो लिखेगा तो हम भी डिस्क्लोज करेंगे। अब डिस्क्लोज क्या करेंगे? बस जो उसमें लिखा हुआ है वही डिस्क्लोज करेंगे। आसान, जिंदगी आसान, ठीक है। अच्छा, अगली बात, डिस्क्लोज कहां करेंगे? 8.3 तक बने पड़े हैं तो 8.4 में वो लिख देंगे, ठीक है। अब 8.4 हो गया, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने क्या कहा, अगर कोई सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज कराया या कोई टाइटल रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपका कोई लैंड आप बेच नहीं सकते, कोई केस चल रहा है, ऐसी कोई बात तो बता दो यूजर को। अब एक लाइन में लिख के बता दोगे। वो लाइन कब लिखोगे? जब सवाल में गिवन होगी, सवाल बताएगा तो, ठीक है। अगली बात, आपने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने का सोच लिया है, वो प्लांट आपने जर्मनी से इंपोर्ट कर लिया है, कर नहीं लिया लेकिन एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट साइन हुआ अभी, लेकिन अभी प्लांट नहीं आया। क्या प्लांट रिकॉर्ड हो जाएगा? लेकिन बहुत बड़ा, कुछ पता नहीं 5 अरब का प्लांट है वो, ठीक है। अब वो प्लांट आप चाहेंगे कि यूजर को पता लगे, और यूजर भी चाहेगा क्योंकि रेलेवेंट है। कोई हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखने वाला आए, और हो सकता है डिविडेंड का ख्वाहिशमंद निकल के चला जाए। लिस्टेड कंपनी होती है ना, ये डिस्क्लोजर दे रही है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो आपने यूजर को बताना है, फ्यूचर में कोई कमिटमेंट तो नहीं कर रखी है आपने किसी पीपीई के खरीदने की। अगर कमिटमेंट टू बाय है तो बता दो। कब बताओगे? जब सवाल में कहेगा। क्या बताओगे? जो सवाल में बताएगा। कहां बताओगे? 8.4 लिख गया, चलो आप 8.5 लिख दोगे, जो जगह पड़ी होगी, ठीक है। ओके जी, मुझे बताओ बैलेंस शीट में नजर आएगा? तो इसीलिए तो डिस्क्लोज कर रहे हैं भाई, फिर एडवांस दिखा देना, वो दिखाना चाहिए था, मैं बताना चाहिए था, वो उस दिन बहुत हैवी हो जाता काम, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कुछ चीजें लिखी हुई थी। नंबर 1, फाइनेंशियल मस्ट आल्सो डिस्क्लोज, ये मेन नोट के साथ फिर दिया होता है। रिवर्स मैंने पढ़ाने चला गया क्योंकि वो हम कर रहे थे ना, तो साथ साथ आ रहे थे, ये भी बता दिया। क्या बताओ? क्या बताओ? एक्जिस्टेंस ऑफ एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल एंड पीपीई प्लेज्ड एज सिक्योरिटी। कोई है तो बता दो। नरेट करो, लिखा हुआ आगे, ये स्टैंडर्ड में लिखा होता नरेट, ये आपकी किताब में लिखा हुआ आपके लिए आसानी के लिए नरेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ पीपीई। कोई फ्यूचर में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एक्विजिशन यानी बाय करने के लिए, तो बता दो। और लास्ट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। ये जो हमने मूवमेंट एंड सीडब्ल्यूआईपी की थी तो क्या दिखाया था? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस एडिशन इन वर्क इन प्रोग्रेस, जो किया था ना, ये कह रहा है, ठीक है। फिर लेस कर दिया था, ट्रांसफर जो हुआ था कंप्लीट होकर क्लोजिंग फिर आ रहा था, ठीक है। बाकी एक मैंने फिलहाल छुपा दिया, इसको नहीं पढ़ना, डन। दूसरा पॉइंट है मूवमेंट एंड सीडब्ल्यूआईपी, लिख लो इसके साथ, ओके। अच्छा जी, अब ये तो जरूरी बातें थी, इनमें से कोई भी पर्चे के अंदर नहीं छोड़ सकते। ये तो आप वैसे मेन नोट में कवर कर जाते हो, इधर देखो, ये तो वैसे मेन नोट में कवर कर जाते हो। रीवैल्यूएशन आ जाए तो ये 3 सब नोट्स भी आप बना ही लेते हो, इसमें ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब 3 चीजें मैंने और याद करवा दी। कोई रिस्ट्रिक्शन है टाइटल पे, या कोई प्लेज की हुई है, फिर कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या कोई मूवमेंट सीडब्ल्यूआईपी है, तो ये भी बता दोगे, ठीक है। ये एडिशनल होगा, ये फिलहाल नहीं होगा आपके लेवल पे, वैसे चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेकंसिलिएशन है, अब असल स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे IFRS 5 भी आ रहा होगा, हेल्ड फॉर डिस्पोजल, यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला भी आ रहा होगा, एडिशन थ्रू एक्विजिशन, फिर वो आपके लेवल में नहीं है सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये तो जरूरी चीजें थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड कहता है जरूरी नहीं है, पर अगर बता दो तो अच्छा है, यूजर के लिए हेल्पफुल होगा। हमने कहा मसलन कहने लगा, अगर आपका कोई प्लांट ड्यूरिंग द ईयर आइडल पड़ा रहा है, ठीक है, तो बता दो। हमने कहा ठीक है बता देते। और कुछ, अगर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है तो बता दो उसको। हमने कहा ठीक है जी बता देंगे। और कुछ मुझे याद नहीं। हाँ तो और क्या, स्टैंडर्ड सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं, तो मैं कौन सा याद करता हूँ, ये बस वैसे पढ़ा के याद हो जाते हैं जी। पढ़ो, मतलब आपको समझा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड्स ले लो, ये हमारे दोस्त हैं। अगर ये फील्ड आपने चुन ली है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर कंपनीज एक्ट जो कंपनी लॉ है, और टैक्स ऑर्डिनेंस, ये 4 चीजें हर वक्त आपके टेबल पे हुआ करेंगी। तो ये आपके साथ, आपकी इनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, तो क्या कहता है जी स्टैंडर्ड? आइए सुना, एनकरेजेस डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज यूजर माइट फाइंड इट टू बी यूजफुल। एनकरेज करता है लेकिन ये मस्ट नहीं है, ठीक है। क्या बताओ? कैरिंग अमाउंट बताओ टेम्परेरी आइडल पीपीई की, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ फुली डेप्रिशिएटेड की, फिर हाँ ये अगर एक कैरिंग अमाउंट बता दो ऐसे एसेट की जो एक्टिव यूज से हटा दिया, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, मतलब ये एसी हमने उतार के साइड पे रख दिया है, चल नहीं रहा, हमने फॉर सेल लगाया, लोग आते हैं चेक करते हैं, कोई खरीद के ले जाएगा। अब ऐसे तो हमारे पास ही है, एक्टिव यूज से उतार लिया है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बता दो। ये बातें कब बताओगे भाई? सवाल बताएगा तो, वरना हमें क्या पता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने शालमी के अंदर आज से 50 साल पहले, ज्यादा हो गया 40 साल पहले कर लो, 50,000 की एक दुकान ली थी। कितने की? 50,000 की। आज उसकी वैल्यू 50,000 ही होगी शालमी की? नहीं ना, अखीर नहीं होगी। अच्छा चलो खैर, अब किसी ने आपसे कहा रिवर्स मॉडल लगाओ, आपने कहा जाओ काम करो। आइए सोना ने मुझे ज्यादा दी हुई है ना, तो मैं तो कॉस्ट मॉडल भी रखूंगा, जाओ जो करना कर लो, मैं नहीं करना दिया, कोई आपको नहीं रोक सकता, नहीं रोक नहीं सकता, ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है एक मेहरबानी कर दो, ऑप्शन तो मैंने दिया हुआ है, अगर इस तरह से बहुत मटेरियल डिफरेंस हो ना आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में, तो बेशक मॉडल चेंज मत करो। वैल्यूएशन मॉडल से तंग हो रहे हो ना, कॉस्ट मॉडल रखना चाहते हो, चेंज मत करो, बस सब नोट्स में एक लाइन में लिख के बता देना, द दुकान इन शालमी हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ इतने रुपीस, हैज अ फेयर वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ इतने रुपीस एज डिटरमाइंड बाय फलाना बंदा। बस इतना सा बता दो, ठीक है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि आपके एसेट की बुक वैल्यू फेयर वैल्यू बहुत डिफरेंस है। आपको कोई मजबूर फिर भी नहीं कर सकता कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाओ, मत जाओ, ठीक है। ये भी एक एडिशनल डिस्क्लोजर है, ठीक है भाई। तो इसको जरा 1-2 बार पढ़िए घर पे, कोई मसला होगा नहीं इंशाल्लाह इनमें, ठीक है।
अच्छा जी, अब टाइम तो खत्म हो गया। पिछली क्लास के अंदर मैंने ये थोड़ी सी बात कर ली है, अब जरा सुन ले जबानी जबानी, ठीक है? इधर देखें, हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं। ऐसी चीज नहीं है, ये वो बड़ा बड़ा है, ये बोइंग 747 है। अब ठीक है, अब तो ठीक है। अच्छा बस कर लो, ये सुनो, ये इस एरोप्लेन की बॉडी है, इसमें सीटें लगी होती हैं, ये सीटें लगी हुई हैं इसमें, ठीक है? ये इसकी सीट्स हैं। अच्छा सुनो कवे, ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इंजन। बस वो पर और ये ऐसे ऐसे करके उड़ने वाला जहाज। अच्छा सुनो प्लीज बेटा, 5 मिनट रह गए बात करें, मुझे मैंने होमवर्क देना आज, देखो वरना कुछ भी नहीं मिलेगा आज, देखो आज खाली जाओगे फिर। अच्छा सुनो, नहीं अच्छी बात नहीं है, ये सबसे ज्यादा नुकसान की बात होगी। 10 मिनट बात करो और परेशान ना हो तो मेरा नाम बदल देना, फिर कल आना ही है। मतलब ये बात आसान होगी, लेकिन जो होमवर्क है वो तो ओए होए होए। अच्छा आप सुनो, ये एक जहाज है, ठीक है? जैसे आप लोग जहाज हैं, नहीं आप लोग तो एरोप्लेन है, आज तो नहीं है, सॉरी आप लोग शाहीन है। अच्छा चले बस इस हवाई जहाज के डिफरेंट पार्ट्स हैं और सबकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है, थोड़ी नहीं होती, ठीक है? बॉडी भी अच्छी खासी महंगी है इसकी, इंजन भी, सीट्स भी, ठीक है? और मजे की बात, इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है और लाइफ भी अलग अलग होती है। यानी अगर ये बॉडी ने 25 साल चलना है तो हो सकता है इंजन सिर्फ 5 साल बाद बदल देते हो और सीटें 10 साल बाद बदल देते हो। सॉरी निशान कर, ठीक है? बात समझ आई है? अब अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक एसिड है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी कॉस्ट अलग, लाइफ अलग, तो क्या करें डेप्रिसिएशन के लिए? डेप्रिसिएशन भी अलग, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है बड़ा सादा सा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सादा ही था, लेकिन आईकैप ने जब इसको टेस्ट किया तो ये कॉस्ट मॉडल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसने रिवैल्यूएशन मॉडल में टेस्ट कर लिया। कोई मसला नहीं है, आप ट्राई करेंगे, हो सकता है कल मैं कहूं ये समझो, अच्छा ये समझ जाए, ये ऐसे होता है, चलो फिर ट्राई करो, फिर आप एक और बार करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। किसको भाई? कॉस्ट में एडिट होगा, लेकिन अलग अलग पता होगा ना, पता होगा अलग अलग, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि इंजन की कॉस्ट कितनी है हवाई जहाज के अंदर, वो अलग पता होता है सिग्निफिकेंट, और जाहिर आपको देगा। अगेन आप असम्पशन पे चलते हैं, परिचय में असम्पशन नहीं लेंगे, आपको डाटा देगा, ठीक है? तो निकल आए इस बात से। आप लोग, एक तो ये बड़ा मसला है सीए के बच्चे का, साफ सुथरी बात भी सामने लगी हो ना सामने, तो कहते हैं नहीं हो ही नहीं सकता कि ये इतनी आसान बात, आईकैप इतनी आसान बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये, ऐसे नहीं करना भाई, ठीक है? जब फ्रेंडली चीजें नजर आ रही चलते जाएगा, अपनी जिंदगी आसान रखो। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। एंशिएंट वाटर एक सवाल है, किताब में मौजूद है, लेकिन ये किताब में अब नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि मैं अभी भी किताब तो चुके, किताब काम मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर जो है वो चूंकि कल कंपोजर नहीं थे तो आज का दिन लग जाएगा उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह में, ठीक है? लेकिन एकदम से मुझे ख्याल है कि अभी किताब पढ़ी है तो हो सकता है इस सवाल को मैं बदल के जरा हैवी कर दूं और इसके अंदर ओवरऑलिंग डाल दूं मे बी, तो फिर ये सवाल ऐसा किताब में नहीं रहेगा, लेकिन ये आपके हैंडआउट की तो जीनत बन गया ना, सिंपल सा, ठीक है? अच्छा चले बाल छोड़ें। एंशिएंट वाटर लिमिटेड, कदीम वाटर लिमिटेड है, इज अ कंपनी इन्वॉल्वड इन बॉटलिंग चश्मों का वाटर। द कंपनी परचेज, उन्होंने कहा जी हम चश्मों से भरने जाते हैं, अपना प्लांट लगाओ, यहीं पे मिनरल वाटर बनाओ, ठीक है? यहीं पे चश्मों का पानी हम बनाएंगे, हैं? तो the company purchased the bottling plant on 2 January X2. The plant is made up of 3 significant components, the cost of which is as follows. ऐसे होता है, ठीक है? बताया जाता है जी। इंजन 15 लाख, रेजल वैल्यू 5 लाख, लाइफ 5 साल। कन्वेयर बेल्ट एंड फिटिंग 20 लाख, रेजल वैल्यू कख नहीं, लाइफ 8 साल। अदर स्ट्रक्चर 8 लाख, कॉस्ट रेजल वैल्यू 50,000, लाइफ 3 साल। फंस गए अब? नहीं बस तो गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? इनको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? अच्छा अगली बात, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट आर एज फ्लोज, बह रही हैं, पकड़ो, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, ऐसे की कॉस्ट में ऐड करते हैं। किस में ऐड करेंगे? किसमें? सारों पे। अगर सवाल खामोश हो, भाई कह रहे इंजन पे कर दें ऐसे भाई, सवाल खामोश हो तो फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना, ये ऐसे टोटल कर लेना इनका, और फिर दिस बाय दिस बाय एंड दिस बाय दिस इनटू कॉस्ट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। कहता है आखिरी पॉइंट में, ऑल अदर कॉस्ट आर कंसीडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली बिटवीन 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। सुभान अल्लाह। यानी कि 783 को डिवाइड करोगे 3 से, जो आएगा वो इन सब की कॉस्ट में ऐड होगा, बराबर, ठीक हो गया? अच्छा कोई नहीं भाई, ट्राई करना है ना, ट्राई करना है, कल आना नहीं है। सवाल आपको देके फंस तो मैं गया नहीं, यूएल वाला सवाल छोड़ने लेक्चर का था, नोट बना तो जान छुट्टी है ना, आपकी जान नहीं छूटेगी वैसे सवाल किए बगैर, जो आ गया आपके सामने उस पर मैं नहीं बच सकता, ओके? इसलिए दिलेरी से चैलेंज दिया करो, हाँ ठीक है? यूं समझना कि इतनी सी डिस्कशन के बाद हमारा सेशन खत्म हो गया था और अगला होमवर्क उठाया ही सवाल है, वो बच्चे में आ गया था, सारे तो गोली करा दी थी। अब पेपर में हमने कुछ ना कुछ तो करना है, तो लड़ाई झगड़ा करके आना, ठीक है? बाकी सवाल मसला नहीं है, कभी भी जिंदगी में आप ये ना सोचना मैं अगर जिंदा रहूंगा तो अगले दिन करा दूंगा, पाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग पहले कुछ करें। अच्छा सुनिए, आप ये तो हो गया ऐड, ये तो हो जाएगा ऐड। स्टाफ ट्रेनिंग में क्या करें? ये एक्सपेंस होता है, ठीक है जी? अच्छा रिक्वायरमेंट में जरा गौर करें, बेटा चुप कर जाए प्लीज। रिक्वायरमेंट पे अभी तुमने कहना सर आखिरी बात रिपीट करें, फिर मैंने तुम्हें खड़ा कर देना आज जी। रिक्वायरमेंट है रिलेटेड, ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कर दें, यानी कि डेट उसने दी हुई, यानी कि यहां पर भी आपने सिर्फ इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको कहना है स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और बाकी भी एंट्रीज करनी है, ओके? नेक्स्ट, द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन जकम फरवरी 2022। अच्छा एक मिनट, ये तो बात की बात है, पहले अब ये बताओ, ये प्लांट आया है, अब इस प्लांट के खरीदने की एंट्री बताओ क्या करोगे?
छोड़ो बस, वो लंबी कहानी हो जाएगी, आसान रखो। एंजन डेबिट, कैश क्रेडिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, कैश क्रेडिट, अदर सेक्शन डेबिट, कैश क्रेडिट, इनको अलग ही रखेंगे हम। यानी इनका नोट बनाओगे तो अलग अलग ही रख लेंगे इनको, बाद में देखते हैं ऐड करना है। फिलहाल ये जूम करके बनाओ एक बार, क्योंकि आज मैं भेज रहा हूं 5 मिनट बात करके, तो यूं समझो कि अलग अलग एसेट्स हैं, सिर्फ अलग अलग एसेट्स हैं, ठीक है। हम तो नोट भी अलग अलग बना डालें इनका, ओके, ऐसे समझ के अब चलना है। डन हो गया। अच्छा, अब फिर 3 ऐड हो गए। उसके बाद इस डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन का डिवाइड बाय 3 कितना बनता है? 261। इस 261 की एंट्री क्या होगी? एंजन डेबिट, कैश क्रेडिट एक बार 261, फिर कन्वेयर बेल्ट डेबिट, कैश क्रेडिट 261, फिर अदर सेक्शन डेबिट, कैश क्रेडिट 261, ये ऐड हो गया उसमें। ये 6 एंट्रियां होगी, मतलब आप कंबाइन कर देना ना, आप यूं कर देना ना, एंजन डेबिट, बेल्ट डेबिट, अदर सेक्शन डेबिट, इकट्ठा लिख, अलग अलग लिख के इकट्ठा कैश क्रेडिट, कंबाइन एंट्री कर देना, टाइम बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब 2 एंट्री हो गई, ये बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट की भी और इंस्टॉलेशन की भी। इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये पौधा तैयार हो गया और इसने फल देना शुरू करना है। अवेलेबल हो गया ये फॉर यूज ऑन यकम फरवरी, ऑल द प्रोडक्शन बिगैन ऑन यकम मार्च। क्या करें जी, यकम मार्च स्टार्ट करें? नो, एसेट वाज रेडी। 2 जनवरी को आया था, उस दिन डेप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जब रेडी टू यूज हो गया डेप्रिशिएट करो, चाहे यूज करना शुरू किया या नहीं किया, डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। करिए ये सब बातें, लेकिन अब और तरीके से अप्लाई करनी आ गई। द प्लांट वाज टेम्परेरीली आइडल ड्यूरिंग अक्टूबर व्हेन फैक्ट्री वाज क्लोज फॉर एनुअल हॉलीडे पीरियड। चलो सब नोट तो बनाएंगे, वैसे सब नोट रिक्वायर्ड नहीं है, डेप्रिसिएशन तो रोकनी पड़ेगी ना कम से कम। बताया हुआ है ना आपको, शुक्र है मैंने बताया, पहले से पढ़ा हुआ था, मुझे याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं, सॉरी भाई जी। बार नहीं बताया तो किसी ने भी सुना तो फिर सुन ले, मैंने ये कहा था, उम्मीद तो है कि एसिड डेप्रिसिएशन एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर वो कभी नहीं रुकेगी, चाहे एसिड बंद भी हो जाए, अनलेस आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। सिर्फ उसके अंदर होमवर्क वाले सवाल में आउटपुट मेथड इंजन में यूज हो रहा है, वो आज के हिसाब से है, सुभान अल्लाह। अभी होमवर्क वाला सवाल आ रहा है, इज कमिंग जी, ये होमवर्क नहीं है, ये तो छोटा होमवर्क, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। आगे सुनो, चुप कर जाएं, आज कोई और काम नहीं है, सब उधार चुकता हो गए हैं, ये नया काम लेके जाएं, बोर हो जाएंगे वरना, चुप कर जाएं। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, अदर कॉस्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब एंट्रीज तो हो गई, डेप्रिसिएशन निकालनी है तो उसके लिए ये वर्किंग की पिक्चर ले लें। ये देखें, ये मैंने 1000 में की हुई है, इधर देखें, पहले देख लें, फोटोग्राफर पहले खींच लो तस्वीर तुझे, मैं दूर okay. अच्छा जी, कॉस्ट लिख ली हमने जो मेन लिखी हुई थी, फिर इंस्टॉलेशन को 3 पे डिवाइड करके ऐड कर दिया, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब रेजल वैल्यू को माइनस करके डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलती है। यहां पे ऐसे नहीं करना चाह रहे, इसलिए फॉर्मेट ऐसा बनता जा रहा था, मैंने कर दिया, वरना 1761 कॉस्ट आ गया ना, तो वहां पे अलग जाके डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लो, 1761 माइनस 500 डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ, ठीक है। लेकिन मैंने यहीं पर डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाल दी, रेजल वैल्यू माइनस करके। अब लाइफ हर एक की अलग की बनती, मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट को लाइफ पे डिवाइड किया, ये डेप्रिसिएशन बनती थी, लेकिन पूरे साल की नहीं लेनी, यकम फरवरी से लेनी। ये आगे डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करोगे? अच्छा, आप ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को तो आप इकट्ठा रख सकते हो डेबिट, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने चूंकि अलग अलग कहा है, आप सोच के चलो तो अलग अलग तीनों में, यानी कि अब वैसे तो 6 एंट्रीज बनती हैं, मतलब 3 एंट्रीज बनती हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इंजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन ऑफ, इस तरह से काम चलना, ठीक है ना। लेकिन आप यूं कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक बार और तीनों को अक्यूमुलेशन क्रेडिट कर दें अलग अलग, ठीक हो गया। अच्छा, ये एंट्रीज आपसे हो जाएंगी, क्योंकि ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, मसला तो यहां पे आएगा। आखिर सवाल है कि अपने आखिर कर दी थी, बड़ा मजे का सवाल है, लवली क्वेश्चन। Sputnik Sea Limited runs our cruise business across oceans. Following information is in respect of one of SSL's cruise ship is available. SSL bought a cruise ship on यकम मार्च, कार्रवाइयां पूरी करके यकम अप्रैल को रेडी टू यूज थी। पढ़ोगे ना घर पे, ये तो टेस्ट है ना, ये तो पर्चे में आ गया, मैंने तो वो पढ़ा के बस वो सवाल मैंने कल करवाना था ना, वो करवा के हमारा सेशन एंड हो गया, उसमें नहीं करवाया था, तो ये पर्चे में आ गया, अब आपने सोचना है, ठीक है। अब डिटेल रिगार्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, इंजन, बॉडी, डीडी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अब डीडी क्या होता है? ड्राई डॉकिंग का, आपको क्या, ठीक है, आपको क्या है, पार्ट है, बस एक करो काम, अपना काम करो मुंशियो। अगली बात, कॉस्ट यूजफुल। अगर खुदा ना खास्ता क्रूज शिप किसी वक्त बंद होगी हमारे सवाल में, तो इसकी डेप्रिसिएशन रोकनी पड़ेगी और वाली। एनीवेज, बाकी तो लाइफ वाले हैं, वो नहीं रुकेगी, ठीक है, वो डेवो है। ऑन यकम मई 19 शिप सफर्ड एन हादसा विद डैमेज इट्स बॉडी रिपेयर वर्क टुक 2 महीने एंड कॉस्टिंग 26, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इस सवाल की भी रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज ही है बाय द वे, ठीक है। अब 2 महीने सिर्फ डेप्रिसिएशन रुकेगी तो इंजन की रुकेगी, बाकी किसी चीज की रुकेगी, और रिपेयर एक्सपेंस की एंट्री भी करोगे। ट्राई करना है ना आपने, देखो पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, अभी रिवैल्यूएशन तो आई नहीं, अभी सवाल में रिवैल्यूएशन तो आई नहीं, तो उससे पहले के नंबर तो आसान है, ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग लास्ट, ये भाई अलग से कॉन्सेप्ट है, वो ना लें जो हमने पढ़ रखा था, उसके लिए हम तैयार हैं, आईके के लिए पढ़ाई आज रहा हूं, अलग से कॉन्सेप्ट आज पढ़ाना शुरू किया, समझ लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन कल दूंगा, लेकिन शायद कल करवाऊं शायद परसों, कल नया टॉपिक शुरू कर दूं, ताकि आपको एक दिन और मिल जाए खपने के लिए, कुछ समझा कर थोड़ा बहुत और फिर मौका जी। दिल तो ये, बाकी कल देखेंगे। मंथली एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ शिप, ये जिसने मंथली नहीं देखना वो भी मारा जाएगा, ये मंथली गिवन है, और हमने साल के अंदर निकालने होंगे। 12 देख लेना कौन से वाले साल में, 19 वाले साल में 12 नहीं, उन्हें 2 महीने बंद भी पड़ी रही है, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर ये मसला है, एसएसएल यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल, मुसीबत पड़ गई ना। अब ज्यादा मुसीबत ये नहीं है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, वो तुम्हें करना आता था, ज्यादा मुसीबत ये है
कि ऐसे करके एसेट चल रहे हैं हमारे अलग अलग, ठीक है। इधर बुक वैल्यू आ गई इनकी अलग अलग, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट सवाल में दी हुई है इकट्ठी पूरी क्रूज शिप की। आप क्या करें, उसने खुद बताया हुआ है, आपको भी असम्पशन लेने की जरूरत नहीं। ये भी देखो, तुम्हें असम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल के अंदर, वो खुद कहेगा, उसने कहा हुआ है सवाल में पढ़ेंगे ना, बुक वैल्यू की बेसिस पे इसको अपोर्शन कर दें, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, आप मुख्तलिफ काम करेंगे। कोई बच्चा कहेगा जी मैंने अलग अलग एंट्रीज की, कोई कहेगा मैंने टोटल कॉलम बना लिया था, मैंने उससे एंट्रीज की, मुझे आसानी हुई। बहुत कुछ करके आएंगे आप लोग इंशाल्लाह। तो आज का दिन एक अच्छा दिन आपके लिए साबित होने वाला है, चैलेंजिंग दिन है, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ा था उसमें कोई जान नहीं बाकी रहेगा, उसमें तो आप मैं जो सवाल देता हूं आप हाँ सवाल देते हैं उसका, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।